और देखो सब वस्त्र भिगवाई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? माँ, सूखे वस्त्र कहाँ है? इसी तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। सूखे वस्त्र अंदर तल पर तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए थे। तुम जानती थी कि मैं भीग कर आऊंगी और मैं भी जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ, आज मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं। यदि मैं आज न भीगती तो मैं वंचित रह जाती। चारों ओर धुआरे मेघ छाए थे माँ, और मैं जानती थी कि वर्षा होगी, परंतु फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई, और एक बार तो हवा ने मेरा अंशुक भी उड़ा दिया। और फिर बूंदें पड़ने लगी। माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अच्छा सुनो ना, वस्त्र बदल लो, फिर तुम्हें आके सब कुछ बताती हूँ। परंतु माँ, वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती माँ। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। वे क्षण बहुत 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 अद्भुत थे माँ। जैसे वो सौंदर्य स्पर्श होते हुए भी मानसर हो। मैं 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 उसे छू सकती थी, पी सकती थी, अपने अंदर समा सकती थी माँ। और आज पहली बार मैंने अनुभव किया कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप दे देता है। वो क्या है जिसकी वजह से कोई पर्वत शिखरों पर उड़ती मेघमालाओं में खो जाता है, और जिसकी वजह से किसी को अपने तन मन की सुध-बुध नहीं रहती और वो बनती बिगड़ती आकृतियों में खो जाता है। माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मल्लिका देख रही, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हमेशा करती हो माँ, मुझसे बातें करो ना। क्या बात करूं? कुछ भी बात करो। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम सुबह से काम कर रही थी इसलिए बचा हुआ धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे घर रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। और माँ, ये क्या कह रही हो? क्या मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो? न जाने क्यों कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रह के तुम्हारे सभी कामों में व्यवधान डालती हूँ, और कभी क्या बात है माँ, तुम बहुत उदास लगती हो। कुछ नहीं मल्लिका, कभी कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है माँ, परंतु बैठे बैठे यूं रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, यदि तुम मुझे ना बताओ। माँ, ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी। राज्य के कर्मचारी? परंतु मैंने ये आकृतियां यहाँ कभी नहीं देखी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं माँ? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, किंतु जब भी आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब ये आकृतियां मैंने यहाँ देखी थी, परंतु आज ये लोग
अग्निमित्र आज लौट आया। अग्निमित्र लौट आया है? किंतु कहां से? जहां मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? परंतु मैंने तुम्हें मना किया था माँ कि अग्निमित्र को कहीं पर भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो माँ कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। फिर क्यों इसके लिए प्रयत्न करती हो? तुम्हें लगता है कि मैं व्यर्थ में प्रलाप करती हूँ? मैं देख रही हूँ, तुम्हारी ही बात सत्य होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे इस विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है और यदि वो उसे नष्ट करना चाहे तो किसी को भी कुछ कहने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? माँ, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ, तुम्हारा जीवन अब तुम्हारी संपत्ति, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। माँ, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती माँ? मैं सब समझती हूँ, तुम पर अब तुम्हारा भी अधिकार नहीं। माँ, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। माँ, अपवाद की बात मैं समझती हूँ माँ। तुम्हारे दुख की बात भी मैं समझती हूँ। परंतु मैं क्या करूँ माँ? मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है माँ, और ये भावना मेरे लिए कोमल है, पवित्र है, अनश्वर है माँ। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। कोमल, अनश्वर, पवित्र, हाँ। भावना में भावना का वर्ण किया। तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उसे जीवन की आवश्यकताएं कैसे पूरी होती है? भावना में भावना का वर्ण किया। हाँ। माँ, जीवन की स्थूल आवश्यकताओं के आगे भी तो जीवन है। ये आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है ना माँ? और सच पूछो तो तुम भी ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह उन्हें सदैव संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो माँ? ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। ग्राम के अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। माँ, मल्लिका, मल्लिका। माँ, कहाँ चल दी माँ? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म। उससे घर में अन्य भी काम है। माँ, हमारा शरीर कोमल है तो क्या मेरा सह सकते हैं। अगर हम बांध सह सकते हैं तो उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे भी सकता है। हम किसे कोमल आसन पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा, हम कल फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे ना? यह आहत हरिशावत। परंतु यहाँ ऐसा कौन है जिसने इसे आहत कर दिया? आज गांव प्रांतन में कुछ नई आकृतियां देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। मल्लिका, दूध
को तो किसी भाजन में ले आओ। हाँ, माँ ने दूध हटा कर रखा है, मैं अभी लाती हूँ। जानते हो, आज हमने भी यहाँ से 2-4 राजकर्मियों को जाते देखा। माँ कहती है, जब भी ये लोग यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद ये सब मुझे बहुत विचित्र लगा। जानते हो, माँ बहुत खुश है। अब हमारी पीड़ा कम हो रही है, अब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके नीचे से कोमल बांध पर किसी से बांध छोड़ते बना कैसे? ये जाने कहां से कुलाश भरकर मेरी गोद में आ गया। मैंने इससे कहा, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तुझे तेरी माँ जैसा स्पर्श, माँ जैसा स्नेह मिलेगा। मल्लिका, इसे तुम अपनी बाहों में ले लो और दूध का भाजन मुझे दे दो। हम ऐसे खर्च नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। ऐसे दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल करना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं, हम परिचित नहीं हैं। एक अपरिचित घर में आने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? आश्चर्य है, यही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हम परिचित नहीं हैं, फिर भी तुमने मेरे बांध से हाथ हिरण को याद आने में संकोच जरा भी नहीं हुआ। इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी ना माने। अब राजपुरुष का न्याय ग्रामीण करेंगे। एक ग्रामीण, क्या तुम अपराध और न्याय के शब्दों का अर्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत समझदार लगते हो, पर इतना नहीं जानते कि एक राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। जल्दी करो, मुझे गेंद और ये हरिण मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और हम यहाँ के निवासी इसके सजाती हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष बन तो तुम्हें इसे ले जाते हुए देखता रहेगा। यह तो राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। मेरी रुचि और अरुचि क्या है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना पड़ेगा। संभवतः। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट न करो। तुम्हारे लिए प्रश्न केवल अधिकार का है, परंतु उनके लिए भावना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, यानी जिनसे मैं हरिण शादी के लिए तर्क कर रहा था, वो कवि कालिदास हैं? हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कौन नहीं जानता। उज्जैनी की राज्यसभा का हर सदस्य ऋतुसंहार के कालिदास को जानता है। क्या उज्जैनी राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा भी की है। उज्जैनी राज्य कालिदास का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राज्य कवि के आसन पर बिठाना चाहता है। स्वयं आचार्य उज्जैनी से इसी उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। क्या उज्जैनी राज्य उन्हें राजकवि का आसन प्रदान करेगा? मुझे खेद है कि मैंने उनसे अभद्र व्यवहार किया। मुझे चलकर उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। कालिदास को राजकवि, माँ, तुमने सुना? माँ, तुमने सुना? राज्य उन्हें राजकवि का आसन दे रहा है। माँ, सुना तुमने? तुम समझ सकती हो माँ कि मैं आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ, मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं। मुझे जाने दो, मुझे घर में बहुत काम। नहीं माँ, माँ, बैठो, बैठो। माँ, तुम समझ सकती हो माँ कि आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। राज्य उन्हें राजकवि का आसन दे रहा है। माँ, उस व्यक्ति को जिसे कभी उसके परिजनों ने भी नहीं समझा, जिसे उसके घर में और बाहर
सदैव संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखा गया है। माँ, अब तो तुम मानती हो ना कि मेरी भावना निरर्थक नहीं। मैं कह चुकी, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ? क्यों? क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके बारे में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ की दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। यदि वहां दोष है तो वह दोष ही देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वह व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में उसे अपने सिवा किसी से मोह नहीं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? माँ, तुम तो उन्हें हमेशा से जानती हो कि उनका जीवन किस तरह की विडंबनाओं से होकर बीता है। माँ, उनके घर में वो किस तरह की स्थितियों में जी रहे हैं, और ऐसी अभावहीन और साधनग्रस्त जिंदगी में कोई विवाह की कल्पना भी कैसे कर सकता है माँ? और अब जब उसका जीवन अभावग्रस्त और साधनहीन नहीं रहेगा, तब किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। माँ, आज तक का जीवन भी तो किसी तरह से बीता है ना माँ? आगे का भी बीत जाएगा, परंतु आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ले रहा है, तो मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं कर सकती माँ। मैं जा रही हूँ माँ, उन्हें जगदम्बा मंदिर में मनाने। कालिदास उज्जैनी नहीं जाना चाहते माँ, परंतु मैं चाहती हूँ कि वो राजकवि का आसन ले। मुझे जाना होगा माँ, मुझे कालिदास को मनाना होगा। कुछ तो अपने बारे में सोचो मल्लिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है। मल्लिका, क्यों नहीं समझते तुम मल्लिका? गिरे हुए मेघों ने आज समय अंधकार कर दिया, या तुम्हें ही समय का भान नहीं रहा? आश्चर्य है कि तुमने दीपक तक नहीं जलाया। दीपक जला दो। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम का युवा ना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है अंबिका। हमें कभी भी आ सकता है। तुम यहाँ से चले जाओ विलोम। तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सहन नहीं है, जानता हूं। मल्लिका बहुत भोली, वो लोक नीति के बारे में कुछ नहीं जानती है। वह नहीं चाहती मैं इस घर में आऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी इन आंखों में कालिदास को अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। और ये तो तुम जानती हो अंबिका कि मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। तुम यहाँ से चले जाओ। देख रहा हूं कि तुम बहुत दुखी हो। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास रहा। पहले से कितनी दुबली हो गई,
कालिदास उज्जैनी जा रहा है? मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। वो राजकवि बनके राजधानी में रहेगा। मुझे लगता है कि उसके जाने से पहले मल्लिका का और उसका विवाह हो जाना चाहिए। इस विषय में तुमने कुछ तो सोचा होगा। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहती। तुम मल्लिका की मां इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। तुम यहाँ से चले जाओ विलोम। कालिदास राजकवि बनके उज्जैनी में रहेगा और मल्लिका, जिसके कारण उसका नाम पूरे प्रांतर में अपवाद का विषय बना हुआ है, यहां पीछे पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? क्या इस दिन के लिए तुमने सारी पीड़ा सही है? अरे दूर से देखने वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि इतने वर्षों में तुमने कैसे अपनी आत्मा को गिलाया है, कैसे समय ने तुम्हारे मन शरीर को तिल तिल करके तोड़ा है। तुमने इतना संघर्ष किया है कि मल्लिका को अभाव का अनुभव नहीं होना चाहिए, परंतु आज जब प्रश्न उसके जीवन भर के अभाव का है, तुम उसकी मां उसके बारे में सोचना नहीं चाहती। बेहद आश्चर्य है। तुम यह सब कह मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं तुमसे अनुरोध करती कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे यहाँ अकेली रहने दो। परंतु मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस समय मुझे यहाँ होना चाहिए? और वैसे भी ये सब मैं तुमसे कहने नहीं आया हूँ अंबिका, उससे कहने आया हूँ। मैंने अभी मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा। आशा कर रहा हूँ कि वह भी आए। मैं कुछ क्षण उसकी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। जानता हूं तुम कब, कहां और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किन छंदों का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है और सर्वथा उसी वृत्ति ने छंदों का अभ्यास छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम अपने छंदों के अभ्यास पे गर्व कर सकते हो कालिदास। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया। मैंने भी सुना है तुम्हें दुख हुआ। दुख? हाँ हाँ हुआ। एक मित्र के बिछड़ जाने का भला किसे दुख नहीं होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाओगे। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। आचार्य ब्रह्म मुहूर्त में ही निकल जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाके ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहां के जीवन में बहुत तरह के आकर्षण, रंगशालाएं, मदिरालय, तरह तरह की अरे विलास। विलोम, यह समय और स्थान इस तरह की बातों के लिए नहीं है। और आप शायद ये महसूस नहीं कर रहे कि आप यहाँ पर एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ये महसूस करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। मैं जानता हूं मल्लिका कि तुम मुझसे घृणा करती, लेकिन मैं तुमसे घृणा नहीं करता। और मेरे यहां होने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त है। कालिदास उज्जैनी जा रहे हैं, तो क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। अंबिका, मल्लिका, तुमने कहा कि मुझे यहां होने की आवश्यकता नहीं, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया। और यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। बहुत दिन हुए थे, भेंट नहीं हुई। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कुछ ना करना अवश्य अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम एक दूसरे को इतनी निकटता से जानते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छुपा है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। और कालिदास क्या है? एक सफल विलोम।
कि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। तो क्या इसी अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संभव है कि फिर तुमसे मिलने का कभी अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं कर सकता। कहो, क्या पूछना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं कि तुम वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय है कि तुम वही कालिदास हो ना जो कल तक थे। आर्य विलोम, मैं इस तरह की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? कैसी अनर्गलता? मैं तो बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं? क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती। ठहरो अंबिका। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर जो कुछ कहा जाता रहा है, आर्य विलोम, क्या उसको ध्यान में रख के कालिदास को यह स्पष्ट कर देना नहीं चाहिए कि उसे उज्जैन अकेले जाना है मल्लिका के साथ? आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से बाहर जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा स्वयं समझ सकती हूं। और आप शायद ये नहीं महसूस कर रहे कि आप यहाँ पर एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता। मैं पहले भी कह चुका हूं। तुम मुझसे घृणा करती रहो मल्लिका, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करूंगा। चला जाता हूं। परंतु हां, एक प्रश्न कालिदास से भी कहना चाहता हूं। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, मैं ये जानता हूं, परंतु मैं कालिदास को तुमसे कहीं अधिक जानता हूं। अच्छा कालिदास, तुम्हारी उज्जैनी यात्रा शुभ। तुम जानते हो कि विलोम तुम्हारा ही चिंतन है। यह मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? अच्छा मल्लिका, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी पहुंचे, उसके लिए क्षमा मांगते हो। तुम फिर उदास हो गए। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। मैं उज्जैन जाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। और वो प्रश्न में होना यहाँ बैठ। तुम मुझे जानते हो तुम्हें क्या लगता है कि यदि तुम इस प्रस्ताव को ठुकरा दोगे तो मुझे सुख होगा? यद्यपि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतःकरण को एक रिक्तता छा गई। बाहर भी संभवतः बहुत सूना सूना लगेगा, परंतु मैं खुद से छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम एक बार अपनी आंखें देख पाती। मेरी आंखें इसलिए गीली हैं क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। भरोसा करो, तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे
ग्राम प्रांतर से जो भी तुम्हें ग्रहण करना था तुम कर चुके हो। और यहाँ के लोग तुम्हें समझते नहीं है। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हें परखना चाहते हैं। और मैं तुम्हें जानती हूँ कि यदि कोई भी रेखा तुम्हें घेरे तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है मल्लिका। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतन मेरी वास्तविक भूमि है और मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह मेघ और आकाश है, यहाँ की हरियाली है, पशुपाल है, हरिण शावक है। अगर मैं यहाँ से गया तो मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। तुम ये क्यों नहीं समझते कि अब तुम्हारी प्रतिभा को नई भूमि की आवश्यकता है और नई भूमि और भी उर्वरा होगी। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं होती जिसके अंतःकरण में कोमलता का स्पर्श न हो। और तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता को अवश्य स्पर्श कर देगी। और जीवन की कुछ अपेक्षाएं भी तो होंगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि तुम उन अपेक्षाओं को पूरा करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं का सृजन भी तो कर सकते हो। मुझे मन में बहुत शंकाएं उठती है। मुझे उत्साह का अनुभव नहीं होता मल्लिका। क्या अभी उत्साह का अनुभव है? तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से दूर नहीं जा पाओगे। यहाँ ग्राम प्रांतर की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे समीप होना चाहूंगी ना, पर्वत शिखरों पर जाकर मेघमालाओं से घिर जाया करूंगी। देखो फिर से मेघ घिराए हैं। लगता है वर्षा होने वाली है। यूं भी बहुत अंधकार हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही हो। हाँ, मगर तुम देखना, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या जगदम्बा के मंदिर में जाकर सूर्यास्त देखा करूंगी। इसका अर्थ है मैं तुमसे विदा लूं। नहीं, विदा नहीं दूंगी तुम्हें। परंतु कि तुम जाते हो, ये प्रार्थना अवश्य करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ।
इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। चलो चलो, मैं स्वयं ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूं। हमारे इतने वर्षों के दुख और अभाव का इतना बड़ा फल लाए हैं कि अब राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ अंबिका। माँ, बैठ जाओ। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवसर नहीं है। वो आए हुए अतिथियों के सत्कार में लगे। वे यहाँ के पत्थर तक बटोर के ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर एकदम से मूल्यवान समझे जाने लगे। यहाँ के पत्थर हमेशा से मूल्यवान थे आर्य विलोम। हाँ, ये बात अलग है कि इससे पहले उनका मूल्य किसी ने नहीं समझा। तो जाकर तुम भी क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है कि वे लोग ये पत्थर शेष ना रहने दें और तुम्हारी भावना का कोई आधार ही ना रह जाए। माँ, तुम बैठ जाओ माँ, बैठ जाओ। ग्राम में बहुत उत्साह है अंबिका। ये दिन इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा दिन है। गांव के लोग अपने पशुओं तक की चिंता नहीं कर रहे। वो आए अतिथियों के लिए पान और भोजन की सामग्री जुटाने में लगे। सुना है उनकी सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे। ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, परंतु इंद्रगुप्त और विष्णु शर्मा ने तो यही कहा है कि इस बात का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। कुछ और क्या अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी? आर्य विलोम, इन सभी बातों का कुछ और अर्थ हो सकता है। या राजधानी से आए कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? वो किसी भी चीज को यहां छोड़ना नहीं चाहते। प्रत्येक पेड़, पत्ता, तिनका सबकी अनुकृतियां बना लेना चाहते हैं। अब कहो, इसका भी कुछ और अर्थ हो सकता है? हाँ, इन सभी बातों का कुछ और अर्थ हो सकता है आर्य विलोम। मैं कब कहता हूं कि कुछ और अर्थ नहीं है? अर्थ स्पष्ट है कि वे लोग यहां की प्रत्येक वस्तु को विचित्र रूप से देखते हैं। तुम, मैं, ये पर्वत, पहाड़, घर सब उनके लिए विचित्र हैं। मैं तो उनकी वैचित्र्य की सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करता हूं कि जहां वैचित्र्य नहीं है वहां भी वैचित्र्य देख लेती। अंबिका, एक कलाकार को मैंने खुद धूप में अपनी ही परछाई की आकृति बनाते देखा है। उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वो कौन सी राक्षसी थी जो किसी को भी उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ मैं ही वो राक्षसी होती। तो माँ, आज मैं माँ, आर्य विलोम, आप यहाँ से चले जाइए। आपकी बातों से हमारी माँ का मन क्षुब्ध होता है। मेरी बातों से मां का मन शुद्ध होता है, परंतु मैं समझता हूं कि कुछ और कारण है उसका। अंबिका भी जानती है उसका मन क्यों शुद्ध होता है, और जो बात अंबिका के मन में आती है मैं उसको मुख से कह देता हूं। बस हमें इतना ही था फर्क। आर्य विलोम, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा यहाँ कोई अयाचित परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राजधानी के लोग आए हुए हैं, उनमें कालिदास भी आया। आश्चर्य है कि उसने यहाँ आने की जरूरत नहीं समझी। उसने यहाँ आना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। परंतु उसे आना चाहिए। क्यों मलिका? आर्य विलोम, तुम्हें नहीं लगता कि कालिदास को यहाँ आना चाहिए? आर्य विलोम, यदि वे यहाँ आए, उस
क्या बुरा है? माँ, माँ जब वो ये गया था तब भी यही हुई थी मुलाकात और आज भी यही, और उसी स्थान पर मिलने से वर्षों के अंतराल का अनुभव नहीं होता मलिका। पर्वत शिखर से कुछ अश्वारोही को आते देख रहा हूं। संभवतः कुछ क्षण वो इस बार यहाँ रुके। अगर रुकेंगे तो मैं भी उनसे कुछ अच्छे पूछ लूंगा। यदि आपको उनसे मिलना ही है तो यही एक स्थान नहीं है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। चला जाता हूं, परंतु मुझे यह नहीं समझ आता कि मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अच्छा अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जितना घृत और मधु चाहिए बताओ, मैंने अभी नया निकाला है। हमारे घर में पर्याप्त मधु है। मैं जानती थी, आज से नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता। परंतु मुझे प्रसन्नता है कि मैं उसके विषय में ठीक सोचती थी। परंतु मुझे बहुत दुख है। भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। माँ, परंतु मुझे इसका बहुत खेद है अंबिका। उसे आना चाहिए। कोई भी संबंध को इस तरह से कैसे तोड़ सकता है? विशेषकर वो जिसे कवि का कोमल हृदय प्राप्त। परंतु लगता है उसने कभी मित्र माना नहीं, और वैसे भी मित्रता समान की समान से होती। ठीक है मलिका, मैं चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहां रहने से कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। कुछ और वर्षों के बाद मल्लिका की मां अंबिका का देहांत हो चुका है और उसके घर की हालत और भी जीर्ण शीर्ण हो गई है। मल्लिका को पता चलता है कि कालिदास कश्मीर का शासन संभाल रहा था। स्थितियां खराब होने की वजह से वो शासन कालिदास के हाथों से चला गया है, परंतु वह उज्जैनी नहीं गया। अभी तो उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया। कालिदास के बारे में जब यह जानकर मल्लिका टूटकर बिखर जाती है और उसे अपने किए हुए त्याग और बलिदान के लिए लज्जा महसूस होती है, तब नहीं, तुम काशी नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ से जाने को नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। परंतु फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि तुमने वे शुभकामनाएं प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं की। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में अब नहीं रही, परंतु तुम तो सदैव
तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो, पहचान सकते हो मुझे, महसूस कर सकते हो कि ये जीवन मैंने किस तरह से जिया है, कैसे इसका एक दिन बिताया है, क्या हुई हूँ। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो इसे। ये मेरे अभाव की संतान है, क्योंकि जो भाव तुम थे वो कभी कोई नहीं हो सका। और जानते हो अभाव के कोष्ठ में कितनी भिन्न भिन्न आकृतियां बनती हैं। मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है। व्यवसायी कहते थे कि उज्जैनी में बहुत अपवाद है। तुम्हारा अधिकतर समय वारांगनाओं के सहवास में बीतता है। क्या वारांगना का ऐसा रूप देखा है? पहचान सकते हो मुझे? मैं अभी भी उसी तरह पर्वत शिखरों पर जाकर मेघमालाओं में खो जाती हूँ, उसी तरह मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को कभी रिक्त नहीं होने दिया, परंतु तुम क्या कभी मेरे जीवन के अभाव को समझ सकते हो? नहीं, तुम नहीं समझ सकते। एक बार तुमने लिखा था ना कि एक दोष को गुणों का समूह उसी तरह ढक लेता है जैसे एक कलम को चंद्रमा की रोशनी। परंतु दारिद्र्य नहीं छुपता। 100 गुणों से भी नहीं छुपता, नहीं छुपता ही नहीं। 100 गुणों को छाट देता है, खत्म कर देता है। परंतु मैंने ये सब सहन कर लिया, क्योंकि मैं अपने को नहीं, तुम में खुद को देखती थी। परंतु आज मैं सुन रही हूं कि तुम जीवन से तटस्थ हो रहे हो, संन्यास ले रहे हो, उदासी। क्या मेरी जीवन की सत्ता से एक बार फिर मुझे वंचित कर दोगे? देखो उसी तरह से मेघ छाए हैं, वही आसमान का दिन है, वैसे ही वर्षा हो
पहचानती नहीं है, और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही हो, कोई दूसरा व्यक्ति हूं। और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं खुद भी नहीं पहचानता। तुम इस तरह जर्सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जिसे देख रही हूँ वो तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वो मैं ही हूँ क्या? देख रहा हूं तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये कोई स्वप्न नहीं है। स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ पहुंचा हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देखूं। तुम बहुत भीग गए हो। मेरे घर में सूखे वस्त्र तो नहीं है, परंतु यदि तुम मेरे कहो भीगे तो होने की चिंता मत करो। तुम जानती हो, कभी कभी वर्षा में भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। लगता है तुम बहुत थक गए हो। थक गया था, अब भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थोड़ी थकान कम कर दी है। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। तुम भी कहाँ पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया है। सब कुछ कितना अपरिचित लग रहा है। इसलिए कह रहा हूं, संभवतः दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। तुम बैठ जाओ। बहुत थके हुए लगते हो। जानती हो मल्लिका, मैंने बहुत बार हमारे विषय में सोचा, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ठीक कहती थी। तुम्हारी आंखों से लगता है तुम अभी भी स्वस्थ नहीं हो। आज ही मुझे पता चला कि तुम कश्मीर का शासन छोड़कर आ गए हो। हाँ, प्रभुता और सत्ता से मोह छूट गया है। आज मैं उन सब से मुक्त हूँ जो मुझे वर्षों से कसता रहा है। कश्मीर के लोग सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ कि एक बार पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। और हमारे साथ हमारी आंखें जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप दहका था
आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं हमेशा हर समय द्वार बंद, नहीं नहीं हर नहीं, समय द्वार बंद। द्वार बंद रहने दो। देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बैठ जाओ। परंतु यह स्वर मुझे बहुत विचित्र सा लगा। तुम उसे जाने दो, तुम कहते रहो जो कह रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे इस घर की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ ही रूप था। कह रही हूँ ना, वर्षा का दिन है, किसी को भी आश्रय की आवश्यकता हो सकती है। तुम क्या कह रहे थे? मैंने हमारे बारे में बहुत कुछ सोचा है मैंने, किंतु जब मैं यहाँ आया तो यह घर मुझे इतना अपरिचित लगा, इतना पहले कभी नहीं लगा। और तुम भी तो कितनी बदल गई हो, एकदम अपरिचित। मैं ये सोच रहा था कि मैं जब भी यहाँ आऊंगा सब कुछ वैसा ही होगा, वो यथास्थान। परंतु कुछ भी तो यथास्थान नहीं, सब कुछ बदल गया है, सभी कुछ बदल गया है मल्लिका। तुमने नहीं, सब कुछ बदल दिया। नहीं, मैंने नहीं बदला। जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु जब जब मैंने हमारे विषय में सोचा तब तब मुझे अंबिका की बात याद आती रही। लोग समझते हैं कि मैंने वहां के वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं मैंने वहां के वातावरण में रहकर कुछ नहीं लिखा। मैंने जो कुछ भी लिखा वो मेरे यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब रचनाओं में मैंने तुम्हारे और मेरे जीवन को ही बार बार दोहराया है। और जब भी इससे हटकर कुछ लिखने का प्रयास किया, रचना प्राणवान नहीं हुई। परंतु जो सोचता हूँ कि तुम वो सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ ऐसा टूटा कि वो सूत्र कभी नहीं टूटा। बैठो, बैठो। वो सूत्र कभी नहीं टूटा। नहीं। ये देखो, ये देखो। मेघदूत, यह मेघदूत की प्रतिलिपि तुम्हारे तक कैसे पहुंच गई? उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से मैंने मंगवाई थी। उज्जैन से आने वाले व्यापारियों से? लेकिन इसकी प्रतियां तुम्हें कैसे उपलब्ध हो गई? कभी साल दो साल में वहां से आने वाले व्यापारी यहाँ से भी गुजरते थे। मैंने उनसे कहकर मंगवाई थी। और इसके लिए धन? कहा ना, वर्ष दो वर्ष में कभी कोई एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। यह कोरे पृष्ठ? ये कोरे पृष्ठ
चाहते थे कि मैं इस पर कोई महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर पड़ी ये पानी की बूंदे निसंदेह वर्षा की बूंदे नहीं हो सकती। तुम्हारी आंखों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है मल्लिका। क्या बात है। अब इन पृष्ठों पर कहीं कुछ और कहाँ लिखा जा सकता है। इस पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत सर्गों के महाकाव्य की रचना। अब यह पृष्ठ कोरे कहाँ रहे मल्लिका। परंतु मैं सोच रहा था कि जीवन अब भी शेष है। हम आज से आरंभ कर सकते हैं। ये किसका स्वर है मल्लिका? यह मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कि बहुत ऊंचे मत चढ़ो, पर भैया विलोम कहाँ मानने लगे। पहले आए तो द्वार पर, लौट के गए फिसल गए, फिर आए तो फिर द्वार बंद। लौट के जाते तो क्या होता। आज का दिन ही ऐसा है। न जाने आपको को क्या हुआ। कभी कभी परिचित आकृति भी परिचित लगती है और कभी परिचित आकृति भी पहचान नहीं आती। अब ये आकृति इतनी परिचित है परंतु मैं इसे पहचान नहीं पा। तुम मुझे जानते हो। आकृति बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। शब्द भी वही है और स्वर भी। तुम हो, तो तुम हो। गिरने और चोट खाने का जैसे सारा कष्ट दूर हो गया। गले नहीं मिलोगे क्योंकि मेरा शरीर मैला है या मुझी से घृणा है, परंतु इससे तुम्हारा मेरा संबंध नहीं टूट सकता। जाते समय तुमने क्या कहा था कि विलोम हम दोनों में बहुत निकटता का संबंध है। नहीं कहा था। इतने वर्षों में मैंने उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया और मुझे तो लगता है कि हम और भी निकट हो गए हैं। क्यों मल्लिका? मैं सत्य नहीं कहता। तुम महास्तंभित से क्यों खड़ी हो? विलोम
कि इतने वर्षों में कोई ऐसा महान कवि अतिथि आए तो उसका आतिथ्य होना चाहिए। और जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है कि इतने वर्षों में कोई ऐसा महान कवि अतिथि आए तो उसका आतिथ्य होना चाहिए। और जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? अष्टावक्र कहता है विलोम। तुम नहीं चाहती कि कालिदास जाने अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात का भरोसा नहीं। संभवतः कालिदास बता सके कि बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या विलोम। चलो देखोगे? यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाओ। इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही। चला जाऊं क्योंकि तुम लौट आए हो। वर्षों से छोड़ी हुई भूमि तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं। परंतु समय निर्दयी नहीं है कालिदास। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वो धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर नहीं खड़ा रहा। उसने औरों को भी निर्माण का अधिकार दिया। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि जहां तुम खुद को देखते थे देख नहीं पाते। मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूं, इस समय यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम कहते हो, इसीलिए कि अतिथि का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी न रहे। वर्षों में आया अतिथि फिर कभी आए न आए। जानती हूँ मल्लिका, उस दिन ऐसा ही आषाढ़ का एक दिन था। घाटी में मेघ भरे थे और मैं घाटी से एक आहत हरिण शावक को यहाँ उठा लाया। तुमने उसका उपचार किया था। तुम कुछ और भी कह रहे थे। तुम कह रहे थे कि हम कल से आरंभ कर सकते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि हम आज से आरंभ कर सकते हैं, परंतु
के बीच द्वंद्व था। और अब देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मैं प्रतीक्षा नहीं करता।